हम लोगों को रहना चाहिए था बाबा साहब के साथ, लेकिन हमारे लोग उस समय खड़े हो गए जगजीवन राम जी के साथ, और जगजीवन राम खड़े हो गए गांधी और नेहरू के साथ। नहीं तो मेरे भाइयों, अगर हमारे लोग, हमारे समाज से बाबू जगजीवन राम, और ओबीसी से सरदार पटेल, और मुसलमानों से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अगर ये तीनों लोग या तो न्यूट्रल हो जाते और या ये बाबा साहब के साथ खड़े हो जाते, तो ये देश 3% पर हम लोग के हाथ में नहीं जा रहा था। इन लोगों की मदद लेकर हमारे लोगों को गुमराह करने का काम भारत में हो गया, और वही परंपरा आज तक चल रही है, वही परंपरा चल रही है। ये बात मैं पंजाब में भी बोलता हूं और यूपी में भी बोलता हूं कि काशीराम साहब बेटे जरूर सरदार हरि सिंह के थे, बिरादरी से जरूर वो चमार हो सकते हैं, रविदसिया हो सकते हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग में जो मिशन की घुट्टी पिलाई थी वो महाराष्ट्र के ही बहादुर लोगों ने पिलाई थी। अगर मुलायम सिंह और काशीराम का गठबंधन ना टूटता और बहन की 4 महीने के लालच में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के झांसे में ना फंसती, तो मान्यवर काशीराम साहब देवगौड़ा जी की जगह भारत के प्रधानमंत्री होते, आईबी और सीबीआई आपके हाथ में होती, और ये बदमाश जो आज ईवीएम मशीन, ईडी, सीबीआई, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करके हमारे लोगों को इस देश में डराने का काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे तिहाड़ में। अगर लंबे समय से आपके हक और अधिकारों के लिए, आपकी अगली नस्लों को बचाने के लिए इस देश के संविधान और इस संविधान में भारत के जो ये SC, ST, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी, तमाम जो ये 6740 जातियां हैं, अगर इनके अधिकारों को बचाने का कोई ईमानदारी से आंदोलन चल रहा है तो वो माननीय वामन मेश्राम साहब के आंदोलन में कर रहा है, वही उसको लीड कर रहे हैं। मैं और भी बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में रखूँगा। मंच पर बैठे सम्मानित DP सिंह इंजीनियर साहब, हमारे बीच में चौधरी इलम सिंह गुजर जी बैठे हुए हैं जो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, बहन गीता काकरान जी, सीताराम कटारिया जी, और संगठन से जुड़े हुए अनिल जी से लेकर बाबू चमन लाल जी, और तमाम मैं नाम लूँगा तो बहुत समय लगेगा। मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, प्यारे बच्चों, सम्मानित साथियों, ये जो ईवीएम वाला मुद्दा है, ये तो माननीय मेश्राम साहब और सुधीर नाग जी, और सुबह से ये मामला चल रहा है, सुबह से इसके ऊपर बोला जा रहा है, और ये कड़वी सच्चाई है कि पिछला जो 2019 का जो लोकसभा का चुनाव था, आपने तो 2004, 2009, 2000 ये सारा बताया, 2014, मैं आपको 19 का बताना चाहता हूं कि 19 के अंदर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा, इन दोनों पार्टियों का गठबंधन था, और उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर के जो भी रैली हो रही थी वो कोई भी रैली 5 लाख की भीड़ से कम नहीं थी। आप आकलन कर लीजिए, जिस भीड़ में 5 लाख लोग उपस्थित हो, उनकी पत्नियां हैं, उनकी बहनें हैं, उनके भाई हैं, तो हर सीट पर वोट कितना था। लेकिन दोनों नेताओं की केवल एक ही कमी की वजह से, ना तो अखिलेश जी ने एक बार ये कहा और ना बहन जी ने कहा, और ना बहन जी तो बोल ही नहीं सकती इस बात को कि अगर मशीन में धांधली करके हमें हराया गया तो हम चुनाव के बाद इस देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा करेंगे। अगर गलती से भी 5 रैलियों में 2019 में ये लोग इतना सा बोल देते, मुझे पता आंदोलन तो इनके बस की बात नहीं है, अगर इतना सा भी बोल देते तो 60 सीटें गठबंधन की थी और नरेंद्र मोदी का हारना 100% उत्तर प्रदेश से तय हो जाता। और ऐसा नहीं कि वो ये नहीं कह सकते कि उनको पता नहीं था। हमने तो उनको 2014 के चुनाव के बाद ही आगाह करना शुरू कर दिया था। मैंने खुद, मेरे रिश्तेदार चंडीगढ़ में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको पूरा फैसला दिया। 14 मई उनको बताया कि ये मुद्दा उठवाओ, अगर इसको नहीं उठवाओगे तो बीएसपी 0 पर आउट हो जाएगी। लेकिन ये लोग हमें ही बेवकूफ बता रहे थे उस समय। हमने जब 30 जून 2014 को, चूंकि माननीय मेश्राम साहब ने 14 के लोकसभा चुनाव के बाद दिल्ली में एक बैठक की और उस मीटिंग में हम भी उपस्थित थे, और 3 दिन की उस मीटिंग को सुनने के बाद और देखने के बाद हमने कहा कि ये तो अगर देश को बचाने का कोई सबसे बड़ा मामला है तो यही है। वहां से आने के बाद हमने 30 जून 2014 को ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ, इस टाइटल पर हमने एक रैली रखी।
उस रैली में माननीय मेश्राम साहब को हम चाहते थे, किन्हीं कारणों से वो नहीं आ पाए और वामसेप के राष्ट्रीय महासचिव बीएम कामले साहब उसमें आए और आपने उस समय राजरतन जी को भी उस रैली में भेजा। मैं तो आपको चाहता था आपकी अध्यक्षता में वो कार्यक्रम हो, और मैंने 15 दिनों तक रोजाना 10 सभाएं की और 15 घंटे रोज बोला। सुबह 9 बजे निकला और रात के 12 बजे तक मैंने सभाएं ली। और जब वो सभा हुई, भाइयों सबूत के साथ, मेरा ड्राइवर मेरी बात सुन रहा होगा तो गाड़ी में से वो मैगजीन उठा लाए, वो भीड़ देख लेना आप क्या भीड़ थी। सम्मानित साथियों, जब वो मीटिंग हुई तो हम जो लोग ये आ रहे थे मुख्य अतिथि इनको खाना खिलाने में, इनको देवबंद से 1000 मोटरसाइकिलों के काफले के साथ सभा स्थल तक ले जाने में हम लोगों को 4 बज गए। और उस हॉल में, जहां हॉल नहीं था, मैदान के अंदर ये सभा थी, हम खुद ही आकलन कर रहे थे कि 10-15 हजार लोग आएंगे, लेकिन 25,000 से ज्यादा लोगों ने उस मीटिंग में शिरकत की। और जिस कस्बे के अंदर वो मीटिंग थी उस कस्बे की सारी सड़कें जाम हो गई। और हमारे लेट जाने की वजह से मुख्य अतिथियों को जो लेकर के गए, उससे पहले उस कार्यक्रम में बहुत सारे मीडिया के लोग भी घुस गए। उन्होंने उस पूरे कार्यक्रम को कवरेज कर लिया और उसके बाद आरएसएस के कैंप में ये तय होने लगा कि उत्तर भारत के लोग अगर इसी तरीके से महाराष्ट्र से जो लोग ये चल रहे हैं, जो वामन मेश्राम साहब का काफला चल रहा है, अगर उत्तर भारत के लोग इसी संख्या में इस संगठन के साथ जुड़ते हैं तो ये यहां तक नहीं, सहारनपुर से नहीं, बल्कि ये तो जम्मू तक इसी तरीके की रैली होगी। मेरे साथियों, मेरे नौजवान भाई यहां बैठे हुए हैं, मैं इसलिए आपको ये बात खुलासा करना चाहता हूं, हमारे इस कार्यक्रम के ठीक 21 दिन बाद एक संगठन का निर्माण होता है और वो संगठन एक गांव में लिखता है द ग्रेट चमार। और हिंदी के अखबार तो छोड़ दो, इंडियन एक्सप्रेस जैसा अखबार उसको अंदर जगह देता है और उस आर्मी के चीफ का फोटो लगाता है और पूरा पेज उसके ऊपर लिखा जाता है। और ये सारा का सारा मामला केवल चल रहा था तो ये इसलिए चल रहा था कि हमने 14 से पहले यहां मुजफ्फरनगर टाउन हॉल में, उसके बाद फिर देवबंद में, जिसमें दद्दू प्रसाद जी को भी बुलाया गया था, 2-3 आईएएस अफसर मैंने दिल्ली से बुलाए थे, रिटायर्ड पेट्रोलियम विभाग के सचिव देवी दयाल जी। हमने 2-3 प्रोग्राम हमारे पश्चिम में हो गए थे। उसके बाद ही एक नए संगठन का निर्माण हुआ और जो नौजवान हमारे साथ भारी तादाद में हमारे साथ जुड़ रहा था, उन सबको उधर डाइवर्ट करने का काम हुआ। तो सम्मानित साथियों, मैं आपको ये जो आप सुबह 11 बजे से यहां बैठे हुए सुन रहे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मुझे बिल्कुल ये दिखाई पड़ रहा है जो हमने अपने बड़ों से सुना था। मेरी मुजफ्फरनगर में, आपके बाननगर में रिश्तेदारी, बाननगर में एक डॉक्टर अमरनाथ जैसिया थे जो साहब काशीराम जी के साथ उस समय जब बीएसपी बनी उससे भी पहले से उनके साथ काम किया और बीएमएस की अपनी डॉक्टरी छोड़ करके वो साथ रहे। उनके पिताजी ने मुझे एक बार हमारे घर पर आकर के ये कहा कि भाई 1977 में जगजीवन राम मुजफ्फरनगर आए टाउन हॉल में और उन्होंने रोते हुए ये कहा कि गलती तो हमारे से ही हुई है कि आजादी की इस लड़ाई में अगर मैं जगजीवन राम उस समय बाबा साहब के साथ खड़ा हो जाता तो आज बुढ़ापे में मुझे दोबारा संघर्ष ना करना पड़ता, लेकिन इस उम्र में भी जब तक कांग्रेस को खत्म नहीं कर दूंगा, रात दिन एक कर दूंगा और घर वापस नहीं जाऊंगा। और लगातार उन्होंने आंदोलन किया और 77 का चुनाव हुई, ये सबको पता है कि इस देश में क्या हुआ। मेरे कहने का मतलब है, महाराष्ट्र के लोग, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पृष्ठभूमि महाराष्ट्र की थी, वो हमारे रियल नेता थे, वो हमारे सच्चे नेता थे। वो जब इस देश में सबको अधिकार देने का, चूंकि गांधी और नेहरू का आंदोलन ये बनिए और ब्राह्मणों का आंदोलन था, ये सबकी आजादी का आंदोलन नहीं था, ये केवल 2-3 जातियों की आजादी का आंदोलन था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो आंदोलन था वो भारत में रहने वाली 6,747 जातियों का आंदोलन था। इस बात को उस समय के सबसे बड़े जाट नेता जो यमुनानगर से लेकर के लाहौर तक जिनका डंका बजता था, चौधरी सर छोटू राम, वो इस लड़ाई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के साथ थे।
अलीगढ़ के मौलाना शौकत अली ये इस लड़ाई में बाबा साहब के साथ थे, और बंगाल के नेता और बहुत काबिल और पढ़े लिखे जिन्होंने पाकिस्तान का संविधान लिखा, बैरिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल, इस लड़ाई में वो बाबा साहब के साथ थे। और छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते साहू महाराज, उनका आशीर्वाद इन सब लोगों के साथ था, उनका धन और उनका समर्थन इस पूरी टीम के साथ था। लेकिन जब ब्राह्मणों ने और इस देश के मनुवादियों ने ये देखा कि डॉक्टर अंबेडकर के पास जितनी डिग्रियां हैं, डॉक्टर अंबेडकर जितने काबिल है, डॉक्टर अंबेडकर जितने इंटेलेक्चुअल हैं, और इसकी टीम में जो एक से एक काबिल आदमी है, हम इस आदमी को ईमानदारी के रास्ते से नहीं हरा सकते, ये तो हमें हर मंच पर काउंटर कर देगा। कोई ना कोई समाज में ऐसा मामला तैयार करो जो उत्तर भारत का, जो खास तौर से अपने आप को चमार और जाटव कहता है, इसको किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर से काटा जाए। क्योंकि उत्तर भारत के उस समय के बड़े नेता जालंधर के बाबू मंगूराम वो बाबा साहब के साथ थे, और उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, मैं पंजाब की बात कर रहा हूं, पंजाब के बाबू मंगूराम बाबा साहब के साथ थे। अकेले आदमी के पास जीप थी उस दौर में, चमड़े का कारखाना था, आज भी साइकिल का कारखाना उनके लड़के का, उनका लड़का 2-3 बार अकाली दल की सरकार में टीनू भाई मंत्री रह चुका, तो वो बाबा साहब के साथ थी। इधर मास्टर हरि सिंह जी और लखनऊ के शिव नारायण चौरसिया ये बाबा साहब के साथ थे। इन लोगों ने ये योजना बनाई कि डॉक्टर अंबेडकर को इस तरह से नहीं हराया जा सकता, इनके समाज में फूट पैदा करो, और इसके लिए बाबू जगजीवन राम को हेलीकॉप्टर दे करके पूरे देश में घुमाया गया, उड़ाया गया। ये जो मेरा भोला भाला समाज था, इसकी लड़ाई तो असली, इसकी लड़ाई नहीं, इलम सिंह जी, ओबीसी की भी लड़ाई, अगर बाबा साहब का आंदोलन ना होता और ये संविधान ना होता तो 27% तो छोड़ दो, आधा % भी ब्राह्मण आपको इस देश में देने के लिए तैयार नहीं थे। तो हम लोगों को रहना चाहिए था बाबा साहब के साथ, लेकिन हमारे लोग उस समय खड़े हो गए जगजीवन राम जी के साथ, और जगजीवन राम खड़े हो गए गांधी और नेहरू के साथ। नहीं तो मेरे भाइयों, अगर हमारे लोग, हमारे समाज से बाबू जगजीवन राम, और ओबीसी से सरदार पटेल, और मुसलमानों से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अगर ये तीनों लोग या तो न्यूट्रल हो जाते और या ये बाबा साहब के साथ खड़े हो जाते, तो ये देश 3% ब्राह्मणों के हाथ में नहीं जा रहा था। इन लोगों की मदद लेकर हमारे लोगों को गुमराह करने का काम भारत में हो गया, और वही परंपरा आज तक चल रही है, वही परंपरा चल रही है। बाबा साहब को काउंटर करने के बाद 20 साल बाद मान्यवर काशीराम साहब आए। ये बात मैं पंजाब में भी बोलता हूं और यूपी में भी बोलता हूं कि काशीराम साहब बेटे जरूर सरदार हरि सिंह के थे, बिरादरी से जरूर वो चमार हो सकते हैं, रविदसिया हो सकते हैं, लेकिन उनके दिल और दिमाग में जो मिशन की घुट्टी पिलाई थी वो महाराष्ट्र के ही बहादुर लोगों ने पिलाई थी। वो वही रह करके साइंटिस्ट रह करके काम कर रहे थे, उन्होंने वही से सब कुछ सीखा था, और वो भी हमारे रियल लीडर थे, वो भी हमारे लिए कुछ करना चाहते थे। लेकिन राखी का एक दौर चला, कुछ ब्राह्मण राखी बंधवाने आए, भाई बनाने आए, और मुलायम सिंह जी को काशीराम साहब ने उत्तर प्रदेश का सीएम बनाया। हरियाणा में देवीलाल जी से बात चल रही थी कि हरियाणा में देवीलाल का बेटा चौटाला ओम प्रकाश सीएम होगा, और सारे एमपी दिल्ली में काशीराम जी के साथ होंगे। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल सीएम होंगे, और एमपी सारे काशीराम के साथ होंगे। इस तरह से ये सारा आंदोलन खत्म करने के लिए 4 महीने, 6 महीने, 11 महीने के लिए उन्हीं लोगों ने, सच्चे नेता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे, मान्यवर काशीराम साहब थे दूसरे नंबर पर। उसके बाद उन्होंने एक नई नेता का अवतार पैदा किया और उनको मुख्यमंत्री बना करके मेरे समाज को उधर ले गए। काश अगर ये घटना देश में ना होती। 1996 में देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री बने, 40 एमपी देवगौड़ा के थे, 40 एमपी पे भारत के प्रधानमंत्री बने। अगर मुलायम सिंह और काशीराम का गठबंधन ना टूटता और बहन जी 4 महीने के लालच में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के झांसे में ना फंसती, तो मान्यवर काशीराम साहब देवगौड़ा जी की जगह भारत के प्रधानमंत्री होते।
आईबी और सीबीआई आपके हाथ में होती और ये बदमाश जो आज ईवीएम मशीन, ईडी, सीबीआई, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल करके हमारे ही लोगों को इस देश में डराने का काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे तिहाड़ में होते और ये देश आपके हाथ में होता, आपके बच्चे इस देश में डीएम और एसएसपी होते। मेरे भाइयों, समझने की बात है, आज फिर महाराष्ट्र से ही ये आंदोलन मेश्राम साहब के इस हिस्से है और बहुत बड़े क्रांतिकारी मैं नेता उसको मानता हूं, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, अगर गलत चल रहा है, समाज का नुकसान हो रहा है, जो आदमी उसको चुन्नती दे दे, जो उसको आईना दिखा दे, मैं उसको ही नेता मानता हूं। साहब की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बहन जी थी और अगर बहन जी साहब के साथ ना होती वो प्रधानमंत्री बनते और आज देश पर आपका राज चलता। लेकिन मेश्राम साहब और 22-23 लोग ऐसे थे जिन्होंने सही और गलत को पहचाना और आज ये इस देश में फिर आंदोलन लेकर के चल रहे हैं। लेकिन हमें इस देश में कुछ लोग नए नेता देना चाहते हैं। एक गुजरात से उभारने की कोशिश हो रही है, एक बिहार से उभारने की कोशिश हो रही है, एक उत्तर प्रदेश से उभारने की कोशिश हो रही है। मेरे भाइयों, ये कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक शब्द ब्राह्मणों की व्यवस्था पर नहीं बोल सकते, ये ईवीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते। ये केवल और केवल देश में मायावती तैयार करने का कार्यक्रम चल रहा है। इसलिए भाइयों, सही और गलत को सोच करके सही फैसला करो। हमारा और आपका योगदान ये है, हम जितने लोग यहाँ बैठे जो हमारे एससी के भाई हैं, हमारा कर्तव्य है इस मीटिंग को और मिशन को समझने के बाद अपने गांव में, अपने मोहल्लों में ओबीसी के 10 लोगों से बात करो। जो ओबीसी का आदमी यहाँ है वो 10 एससी के लोगों से अपनी दोस्ती करे और ये दोनों 10-10 मुसलमान परिवारों से बातचीत करके उनको अपने साथ जोड़ो। मेरे साथियों, काम तो करना पड़ेगा। अगर दुश्मन को हराना चाहते हो तो दुश्मन से भी कुछ सीख लेनी पड़ेगी, केवल घर बैठ करके काम चलने वाला नहीं है। एक सेकंड में बात खत्म कर रहा हूं। ये देख लो, सबसे बड़ा हमला, जाट भाई अपने आप को मार्शल समझते हैं। अरे जाटों की वो लड़कियां जो पूरे देश का गौरव से सीना चौड़ा कर रही है, जो पूरे भारत के लिए मेडल लेकर आ रही है, देश का सर ऊंचा कर रही है, जब उनके साथ ये हो रहा है तो आप और हम कहां बचने वाले हैं इस देश में। इसलिए नंबर सबका लगना है। इसलिए अब तो माहौल सोच समझ करके काम करिए। और मैं साथियों कहीं भी रहूं, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में यह आंदोलन आज भी है और कल भी था और मैं पूरी तरीके से आपके इस समर्थन में हूं, हमेशा रहूंगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद।